संयुक्त राज्य अमेरिका के आधुनिक सुपर कैरियर 80,000 टन से अधिक की हलचल वाली अमेरिकी विदेश नीति। ये अविश्वसनीय जहाज अधिकांश देशों से अधिक आग्नेय शक्ति ले जाते हैं, इसलिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य शक्ति का श्रेष्ठ प्रतिष्ठान है। कहा जाता है कि पिछले 80 वर्षों में दुनिया भर में जब भी संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सदन में बैठे राष्ट्रपति ने पहला प्रश्न पूछा है कि सबसे निकटतम कैरियर कहां है। पहला सच्चा सुपर कैरियर यूएसएस किटी हॉक सीवी 77 3/19 अप्रैल 1921 को अमेरिका की सेवा में शामिल हुआ, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय के कई कैरियर अभी भी सेवा में थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के सुपर हथियार किटी हॉक के आधे आकार के थे, लेकिन इनका कठिनाई से अर्जित युद्ध अनुभव था जिसने सुपर कैरियर को संभव बनाया था। किट्टी हॉक ने द्वितीय विश्व युद्ध के सभी सबको शामिल किया और इस प्रकार यह अपने सीधे लकड़ी के डेक के युग से दूर लगता था। हालांकि युद्ध के बाद के चरणों में एक कैरियर सेवा में था, हालांकि संक्षेप में जिसे कम से कम पैमाने के हिसाब से 1977 के क्रांतिकारी जहाज का सीधा पूर्ववर्ती माना जा सकता था। आज की कड़ी में हम साम्राज्यवादी जापानी नौसेना के शिनानो द्वितीय विश्व युद्ध के दुर्भाग्यशाली सुपर कैरियर की पृष्ठभूमि, अवधारणा और अंतिम भाग्य पर नजर डालेंगे। विश्व की युद्धों में आपका स्वागत है। 1918 के नवंबर 11 की सशस्त्र विराम के बाद नौसेना योजनाकारों ने माना कि युद्धपोत, जो कभी समुद्री युद्ध के सर्वोच्च थे, अब ऐसे नहीं रहे। युद्धपोत के युद्ध रिकॉर्ड का अध्ययन करते समय उन्होंने 1914 से पहले सोची गई भूमिका से कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं क्रूजर्स और विशेष रूप से डिस्ट्रॉयर्स ने कम लागत में विस्तृत भूमिकाओं का निर्वहन किया। इसके अलावा संचालित उच्च विस्फोटक टॉर्पीडो की पेशकश का मतलब था कि एक छोटा डिस्ट्रॉयर अब एक युद्धपोत को गंभीरता से चुनौती दे सकता था। लेकिन यह नया हथियार दो अन्य नवीनतम नवाचारों के साथ जोड़ा वास्तव में नौसेना गोलियाठों के अंत की ओर इशारा करने लगा था। पनडुब्बी ने पहले ही साबित कर दिया है कि वह बड़े युद्धपोतों को भी निष्क्रिय कर सकती है, और लक्ष्य दल को अक्सर यह नहीं पता चलता कि वे हमले के अधीन हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। दूसरे, विमान युद्ध के दौरान क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, इस स्तर पर कि वे हल्के निगरानी प्रकार से अब बड़े टॉर्पीडो और भारी बम ले जा सकते थे। हालांकि 80 वर्षों में बेहतर युद्धपोत बनाने के बाद भी पुरानी मानसिकता को रातों रात नहीं बदला जा सकता। विमान और पनडुब्बियों की नई वास्तविकता से नौसेना के योजनाकार दो शिविरों में विभाजित हुए। वे लोग जो मानते थे कि युद्धपोत की आग और कवच उसे सभी भविष्य के समुद्री संघर्षों में शीर्ष पर रखेगा, और दूसरे जो युद्धपोत को तेजी से अप्रचलित होते हुए देख रहे थे और समझ रहे थे कि उनके द्वारा खर्च किए गए पैसे और संसाधन नए हथियार प्रणालियों में अधिक अच्छा निवेश होगा। 1922 की वॉशिंगटन नौसेना संधि ने बाद वाले समूह के पक्ष में संतुलन बदलने में सहायता की। समझौता युद्धपोतों की संख्या को सीमित करने के लिए था, जो एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा था। इसका अर्थ भी यह था कि निर्माण यार्डों में संग्रहित अनेक युद्धपोत के ढांचे तकनीकी रूप से अवैध थे, इसलिए उन्हें पहले विमान वाहकों में बदल दिया गया। युद्धपोत या वाहक कौन राजा होगा, इस बहस का समाधान विश्व युद्ध दिवस से पहले नहीं हुआ, लेकिन यह स्पष्ट होता जा रहा था कि विमानों और पनडुब्बियों के बढ़ते उत्कर्ष के चलते युद्धपोत संवेदनशील हो रहे थे। लेकिन युद्धपोतों के समर्थन वाले पुराने गार्ड इतने मजबूत थे कि उन्हें हटाया नहीं जा सका। महायुद्ध से उभरे महाशक्तियों में से केवल दो ही इस बहस से कुछ हद तक मुक्त लगते थे, हालांकि बिल्कुल अलग कारणों के लिए। सोवियत संघ अक्टूबर क्रांति के बाद त्सार की नौसेना के पुराने युद्धपोतों की बेतरतीब नौसेना का उत्तराधिकारी बना।
नई सोवियत शासन व्यवस्था भूमि युद्ध के साथ अपनी सीमाओं का विस्तार करने में व्यस्त थी। लाल सेना को प्राथमिकता देती थी। सोवियत नौसेना ने अपने युद्धपोतों का अधिकांश स्क्रैप कर दिया। गंगुत वर्ग के केवल 4 नवीनतम नंबरों को बचाया गया। दूसरी शक्ति थी साम्राज्यवादी जापान, जो 20वीं सदी की शुरुआत से ही पहली सच्ची एशियाई महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रही थी। द्वीप राष्ट्र होने के नाते साम्राज्यवादी जापानी नौसेना ने साम्राज्य की सुरक्षा के मामले में विशेष महत्व लिया, विशेषकर जब जापानी नेताओं ने दक्षिण पूर्वी एशिया में और प्रशांत महासागर में आगे बढ़ने की योजनाएं शुरू की, जो लगभग निश्चित रूप से इसे पुरानी यूरोपीय और अमेरिकी शक्तियों के खिलाफ रखेगी। 1920 और 30 के दशक में जापान ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए एक विशाल सतही नौसेना का निर्माण किया, मुख्यतः नष्टकर्ता और क्रूजर, और उनमें से एक ने युद्ध काल में नई युद्धपोतों का उद्घाटन किया, खासकर नागातो वर्ग के 2 जहाज। समय समय पर ब्रिटेन इंजीनियरों की औपचारिक और अनौपचारिक सहायता से जापान ने महत्वपूर्ण विमान वाहक नौसेना का निर्माण किया और मंचूरिया के संघर्ष में नौसेना युद्ध संचालन का अनुभव गैन किया। प्रतिभाशाली नेता एडमिरल यामामोटो के मार्गदर्शन में जापान ने 1941 तक दुनिया की सबसे मजबूत विमान वाहक नौसेना बनाई, जिसे भूमि आधारित बमबारी बलों ने समर्थन दिया। तकनीक और संचालन सिद्धांत के हिसाब से जापान शायद दुनिया की सबसे संतुलित नौसेनाओं में से एक थी। फिर भी जापानी नेतृत्व में वे लोग थे जो नई अत्याधुनिक युद्धपोत निर्माण की इच्छा जता रहे, जो अमेरिकी या रॉयल नौसेना के किसी भी युद्धपोत को चुनौती दे सकता है। 1934 से 1937 के बीच जापानी नौसेना ने अपने नए सुपर युद्धपोत के लिए 23 प्रस्तावों का अध्ययन किया, पहले कभी देखे गए रूप से अद्वितीय, अंतिम संरचना पर स्थिर होने से पहले, जिसका निर्माण गोपनीयता के आवरण में किया गया। पूरी तरह से लॉड होने पर 70,000 टन के करीब दोगुने वजन में पिछले नागातो वर्ग के मुकाबले जापानी ने इन भयानक युद्धपोतों की 4 योजना बनाई थी, जिनमें 9 विशाल 18.1 इंच के मुख्य तोपें होती, जो कि किसी भी युद्धपोत पर लगाई गई सबसे बड़ी थी। ये अविश्वसनीय तोपें 3,240 पाउंड की उच्च विस्फोटक गोलियां 40 से किलोमीटर की दूरी तक चला सकती थीं। नए युद्धपोतों का उद्देश्य था पनामा नहर की वजह से अमेरिकी जहाजों के आकार पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमेरिकी युद्धपोतों को चुनौती दी। कोई भी अमेरिकी युद्धपोत जो नए जापानी सुपर युद्धपोत को चुनौती दे सकता है, इस नहर में फिट नहीं हो पाएगा। अगर वे पूर्वी तट के यार्डों या आधारों से तैनात किए जाते तो दक्षिण अमेरिका को पार करने वाली समुद्री यात्रा उन्हें बहुत समय लेती, जिसके दौरान जापानी जहाज अमोक चल सकते थे। फिर भी जापानी 20 इंच की तोपों के साथ अनुसरण जहाज बनाने का विचार पहले से ही कर रहे थे। संदर्भ के लिए, संयुक्त राज्य आयोवा वर्गीय युद्धपोत नए जापानी जहाजों के आकार के केवल 2/3 हिस्से में 9-16 इंच की तोपों के साथ आए थे। वर्ग का पहला यामाटो पर्ल हार्बर पर हमले के 1 सप्ताह बाद ही पूरा हुआ और जल्दी से एडमिरल यामामोटो का प्रमुख जहाज बन गया। दूसरे सुपर युद्धपोत मुसाशी का जल्द अनुसरण हुआ और उनसे महत्वपूर्ण उम्मीदें जोड़ी गईं। फिर भी लगभग तुरंत ये अविश्वसनीय जहाज, जो अंतिम युद्धपोत के पद के योग्य हैं, खुद को जापानी वाहकों की क्षमता के सामने दूसरे स्थान पर पाया। पर्ल में अमेरिकी नौसेना को नष्ट करने के बाद जापानी विमानों ने HHMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HHMS रिपल्स को डुबोकर जापानी नौसेना के लिए एक और महत्वपूर्ण विजय हासिल की। वे 1942 के मई में कोरल सागर के युद्ध में निर्णायक कारक थे। इस युद्ध की विशेषता यह थी कि किसी भी पक्ष के जहाजों ने एक दूसरे को नहीं देखा। मुख्य हथियार विमान थे और जहाज की तोपें सिर्फ रक्षात्मक थीं। 1942 के जून में विश्व एडमिरल ने मिडवे युद्ध में जापान के 4 कैरियरों की हानि को स्वीकार किया, इसे नई वास्तविकता के रूप में मानते हुए। यह टोक्यो की योजनाओं में प्रशांत महासागर की विजय की स्थिति का निर्माण करती है। यह एक झटका था जिसे जापान ने कभी नहीं देखा। फिर भी जापानी गर्व और प्रतिष्ठा के बावजूद सुपर युद्धपोतों का युद्ध करियर निरुत्साहित था, जब तक कि उन्हें युद्ध के अंतिम चरणों में अमेरिकी विमानों द्वारा डूबा नहीं दिया गया।
सच्चाई यह थी कि अगर ये युद्धपोत 20 साल पहले गायब हो जाते तो वे अजेय होते, जैसा कि वे एक भाग्य सह रहे थे जो पुराने समुराई के समान था, जब उन्हें दूर से मारने वाले नई हथियारों से सुसज्जित दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। 4 मई 1940 को यामाटो की प्रेरणा से तीसरे युद्धपोत का निर्माण हुआ। योकोसुका नौसेना यार्ड में रखा गया था और अमेरिका के साथ युद्ध के आगमन से पहले, जिसे शिनानो कहा जाने वाला खोल, मुख्य डेक तक बनाया गया था। हल नंबर 111 के रूप में चौथे जहाज पर काम शुरू हो चुका था, लेकिन यह अभी कम उन्नत चरण में था। फिर पर्ल हार्बर पर हमले के तुरंत बाद निर्माण को रोक दिया गया और आने वाले महीनों में इन 2 नए सुपर युद्धपोतों की आवश्यकता पर सवाल जापानी एडमिरल्स के मन में घुसने लगे। मिडवे युद्ध में होने वाले नुकसानों ने महंगे युद्धपोत बनाने के विरोध को बढ़ाया, खासकर जब जापानी नौसेना खोए हुए कैरियर्स की बहाली कर रही थी। जापानी अधिकार ने त्वरित रूप से कई नागरिक जहाजों को यार्डों में रखा और क्रू वाले विमान वाहकों में पुनर्निर्माण किया। इसमें जर्मन लाइनर एसएस शार्नहोर्स्ट भी शामिल था, जो युद्ध की शुरुआत में जापान में फंस गया। दुर्भाग्यवश इन जहाजों में अक्सर वास्तविक कैरियर्स से जुड़ी कई विशेषताएं कम होती थीं। कभी कभी ये सिर्फ तैरते हुए रनवे होते थे। यदि यह काफी नहीं था तो जापानी नौसेना के नेतृत्व को भी खुद को इस क्रैश कैरियर कार्यक्रम में उलझते हुए पाया जाता था, जिसमें अक्सर अजीब और सीधे तौर पर चकित करने वाले निर्णय लिए जाते थे, जिसने समय और संसाधनों का बहुत कम, यदि कोई, लाभ लिया। निराशाजनक परिदृश्य के खिलाफ जापानी लोगों ने योकोसुका में तीसरे यामाटो वर्ग के हुल की ओर देखा और इसे सुपर साइज विमानवाहक के रूप में पुनः उपयोग करने पर गंभीरता से सोचा। संभाव्यता अध्ययन करने के बाद कागज पर परिणामों ने मुंह खोलकर देखने पर मजबूर कर दिया और सिद्धांततः जापान की बढ़ती हुई विमानवाहक स्थिति को कम से कम बड़े तरीके से सुलझाने में मदद कर सकते थे। जहाज की लंबाई तक फ्लाइट डेक के साथ फिट किया गया और नीचे हंगर डेक के लिए विमानों की संग्रहण और रखरखाव के लिए। परिणाम स्वरूप विमानवाहक समुद्र में एक बड़े अंतर से सबसे बड़ा होगा। जलरेखा पर 840 फीट लंबा 77,000 टन का विस्थापन करता हुआ, बिना ही उसके विमान और अधिकतम 150 लड़ाकू और टॉर्पीडो बम्बर की हवाई पंख के साथ। तुलना के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के यूनाइटेड स्टेट्स ओनफ अमेरिका एसएक्स फ्लीट विमानवाहक के आकार से दोगुना था। काम शुरू होते ही यह स्पष्ट हुआ कि यह साधारण रूपांतरण नहीं होगा। उसकी युद्धपोत भूमिका के लिए अधिकांश मशीनरी और संरचना पहले स्थापित थीं, जिन्हें हटाकर शिनानो को सुपर विमानवाहक बनाया जा सके। हालांकि इस समय एक और विचारधारा शुरू हुई जो जहाज के उपयोग के बारे में चिंता कर रही थी। अब जापानी नौसेनाध्यक्ष में वे लोग थे जो शिनानो को संचालनात्मक फ्लीट वाहक के बजाय सहायता वाहक के रूप में देख रहे थे। नई योजना में शिनानो एक तैरती पुनः आपूर्ति जहाज के रूप में कार्य करेगा, विमान वाहकों को ईंधन, गोला बारूद, अतिरिक्त भाग और अन्य सामग्री से आपूर्ति करेगा। युद्ध के समय विमान सुपरसाइज्ड वाहक पर उतरकर पुनः ईंधन और हथियार भरेंगे और फिर एक और युद्ध मिशन पर उड़ेंगे। विश्वास था कि इससे जापानी युद्ध विमानों की वापसी की दर लड़ाई में काफी बढ़ जाएगी, लेकिन वे जो चाहते थे कि शिनानो एक असली फ्लीट वाहक हो, उन्होंने इसे जहाज की बर्बादी माना। इस प्रकार शिनानो को विरोधी शिविरों के बीच एक प्रशासनिक खिंचाव के केंद्र में पाया गया। अंततः समर्थन वाहक विचार के पक्ष में विवाद जीतने वाले लोग थे, लेकिन कई कारणों के चलते, जिसमें अमेरिकी विमानों के घरेलू द्वीपों पर उड़ने की बढ़ती खतरा शामिल था, परिवर्तन कार्य धीमा और निराशाजनक था। 8 अक्टूबर 1954 को शिनानो का लॉन्च होगा। जिस समय तक जापानी एडमिरल अमेरिकियों के खिलाफ लड़ाई में जहाज की मांग कर रहे थे, जिन्होंने 19 जून 1954 की फिलीपींस की लड़ाई में 2 फ्लीट कैरियर और एक एस्कॉर्ट कैरियर खो दिया था। फिर 2-4 अक्टूबर को शिनानो के एक युद्धपोत पूर्वज मुसाशी टास्क फोर्स 30-8 के अमेरिकी विमानों द्वारा डुबो दिया गया। शुरू से ही जहाज के चारों ओर दुर्भाग्य की छाया थी। लॉन्चिंग समारोह में डॉक के अंत में जलरोधी संरचना टूट गई, जिससे पानी अंदर आ गया और कैरियर को डॉक से टकरा दिया, जिससे जहाज को नुकसान हुआ। इसे देखने वालों ने इसे बुरी शगुन माना।
नवंबर तक जहाज ने लगभग अपना अंतिम रूप ले लिया था, जिसमें 830 9 फुट लंबा उड़ान डेक था, जो मिडवे की लड़ाई के अनुभव के बाद 2.95 इंच की गहराई तक कवचित किया गया था। उस समय के अधिकांश जापानी वाहकों की तरह शिनानो में 16.5 इंच की तोपें, 145-25 मिलीमीटर विमान विरोधी तोपें और 336.5 इंच के विमान विरोधी रॉकेट लॉन्चर अच्छी तरह से शस्त्रित थे। संचालन के दौरान सहायक वाहक को लगभग 40 लड़ाकू विमानों का रक्षात्मक वायु पक्ष होने की उम्मीद थी। शक्ति 12 जल नली बॉयलरों से प्राप्त होती थी, जो 1,50,000 घोड़े शक्ति उत्पन्न करते थे, जिसने 4 विशाल प्रोपेलरों को घुमाया, जो वाहक को 28 गांठ की अधिकतम गति देते थे, जो इसके आकार के लिए एक प्रभावशाली आंकड़ा है। अमेरिकी खुफिया विमान के योकोसुका पर उड़ने से जापानी एडमिरलों की नसें कांप गईं। शिनानो ने सीमित समुद्री परीक्षण शुरू किए। 19 नवंबर 1954 को कप्तान तोशियो अबे की आधिकारिक नियुक्ति के बाद उन्हें हिरोशिमा दक्षिण कोरिया में सुपर कैरियर चलाने के लिए आदेश दिए गए, जहां यह अमेरिकी वायु हमलों से अधिक सुरक्षित माना जा रहा था। हालांकि अबे ने आदेशों का विरोध किया। अधूरे काम, अधूरी सुरक्षा सुविधाएं और अपूर्णता से जूझ रहे बोर्ड के कर्मचारियों को डॉक कर्मचारियों के साथ समुद्र में जाने का दबाव था। जापानी एडमिरल ने किसी भी अमेरिकी हमले की संभावना से बचने के लिए 19 नवंबर 1954 की शाम को कैरियर को रवाना करने का आदेश दिया, उम्मीद करते हुए कि अंधेरा उसकी सुरक्षा करेगा। जहाज रवाना होने पर बोर्ड पर कोई लड़ाकू या बमबारी विमान नहीं थे। इसके बजाय शिनानो में 50 एक व्यक्ति ओका कामिकाजे ग्लाइड बम और 6 शिन्यो आत्मघाती नावें थीं, जो दक्षिण कोरिया को दिए जा रहे थे जब वे मोर्चे की ओर भेजे जाने वाले थे। 3 नष्टकर्ता हाल ही में युद्ध से वापस आए कैरियर की सुरक्षा के लिए थे। यात्रा शुरू होने के कुछ समय बाद अबे को सूचित किया गया कि कैरियर समूह को पता चल गया था कि क्षेत्र में कम से कम एक अमेरिकी पनडुब्बी थी, जो शायद अमेरिकी भेड़िया झुंड का हिस्सा हो सकती है। जापानियों को इस बात का पता नहीं था कि उनके आसपास केवल एक अमेरिकी पनडुब्बी, विशेष रूप से कमांडर जोसेफ एफ की कप्तानी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ऑफ अमेरिका आर्चरफिश मौजूद थी। एनराइट की क्रूज सतह पर क्रूज कर रही थी जब उन्होंने कैरियर को पहचाना। मूलतः उन्होंने इसे टैंकर मान लिया था क्योंकि इसका आकार बड़ा था, लेकिन लक्ष्यों की कोशिश करते समय धीमी पनडुब्बी दौड़ने में असमर्थ थी। फिर एनराइट के आश्चर्य के लिए लक्ष्य जिगजैग करने लगा, जिससे इसकी प्रगति काफी धीमी हो गई और उसकी पनडुब्बी को इसे पकड़ने की अनुमति दी। जब उसने यह जाना कि वह एक बड़े कैरियर का पीछा कर रहा है, तब उसने हमले की तैयारी शुरू की। डाइव करने के बाद 300 घंटे बाद अपने लक्ष्यों को पूर्व की ओर मुड़ते देख एनराइट ने एक आदर्श अवसर प्राप्त किया। एक के बाद एक 315 घंटे में 6 टॉर्पीडो 1500 टन की पनडुब्बी पर थूके गए और 67,000 टन के कैरियर की ओर सीधे भेजे गए, और लगभग 60 सेकंड बाद उनमें से 4 ने अपना लक्ष्य पाया। कैरियर के पिछले हिस्से को बाहरी विस्फोटों ने हिला दिया, जो जहाज में फट गए, जबकि पानी की धारें हुल के बगल में ऊपर उड़ गईं। एनराइट ने खुद को 3 नष्टकर्ताओं से बचाया, जो उसकी पनडुब्बी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, इसके बावजूद कि उन्होंने और उनके कर्मी ने गहराई बम डाले थे। शिनानो ने जो जिगजैग पैटर्न लिया था, उसका कारण यह था कि अबे इस विश्वास में थे कि क्षेत्र में एक से अधिक पनडुब्बी थी। इस प्रकार जिगजैग करने से जहाज को हमला करना अधिक कठिन हो जाता। उन्हें शायद यह नहीं पता था कि केवल एक पनडुब्बी के साथ क्षेत्र में उन्होंने कमांडर एनराइट को ऐसा लक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जिसे वह नकार नहीं सकते थे। टॉर्पीडोज खींचने पर जल जहाज में पानी भर गया और स्टारबोर्ड की ओर 10 डिग्री की सूची तुरंत विकसित हुई। अबे ने सोचा कि क्षति नियंत्रण प्रक्रियाएं जहाज को बचाएंगी, इसलिए उन्होंने इंजन कक्ष को 18 गांठ गति पर चलाने का आदेश दिया, ताकि वुल्फ पैक के दूसरे हमले से बच सकें जिसे वे घेरने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्यवश वे सभी कारण जिनके कारण उन्होंने समुद्री यात्रा का विरोध किया था, अब उनके और उनके लोगों के लिए प्रकट हो रहे थे। बहुत सारे नियोजित जलरोधी द्वार जो बाढ़ को रोकने में मदद करते, या तो डरे हुए कर्मी द्वारा अनुचित रूप से बंद किए गए थे, या योकोसुका छोड़ने से पहले सीधे स्थापित नहीं किए गए थे। इस प्रकार समुद्री पानी नौका में बहता और हर जगह खा जाता था जहां पहुंचता, यहां तक कि दरवाजे जो ठीक से फिट और सुरक्षित थे,
पानी बल्कहेड्स के माध्यम से ट्रांजिट कर रहे नहीं, जलरोधी पाइप और तारों से अंदर आ रहा था। हालांकि स्थिति इससे भी बदतर थी। विस्फोटक टॉर्पीडो ने कई आगें लगाई और फिर भी शिनानो में अग्निशमन उपकरण का उचित उपयोग करने के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं थे। जहाज के क्षेत्रों में होस और पंप के निकटता के बावजूद कर्मी व्यर्थ में आग बुझाने के लिए बाल्टी की श्रृंखला बनाते हुए पानी पास कर रहे थे। डर के मारे वरिष्ठ अधिकारी जो स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, अब डॉक कर्मचारियों का सामना कर रहे थे, जिन्होंने जहाज छोड़ने की मांग की और आदेश लेने से इनकार किया। जैसे ही पहली रोशनी उफान पर चढ़ी, नीचे की स्थिति की रिपोर्टें एबे तक पहुंची, जिन्होंने समझा कि स्थिति उनकी प्रारंभिक सोच से कहीं अधिक खराब थी। अंततः उन्होंने गति कम की, पर यह बहुत देर और अत्यधिक कम था। उन्हें यह भनक हुई कि उनका जहाज कोर तक नहीं पहुंच पाएगा। उनकी एकमात्र आशा थी कि वे दाहिनी ओर बढ़ती सूची को सही करने, पोर्ट साइड इंजन कक्षों को काउंटर फ्लजिंग करने और डिस्ट्रॉयर्स से टो लाइनें लगाने का प्रयास करें, जो आशा कर सकते हैं कि वे घायल जहाज को किनारे तक खींचेंगे, जहां इसे बीच पर उतारा जा सकता है। काउंटर फ्लडिंग ने थोड़ी देर काम किया, लेकिन दाहिनी ओर की बढ़ती सूची ने पोर्ट साइड के बाढ़ संतुलन वाल्व को पानी से बाहर कर दिया और अप्रभावी बना दिया। 2000 टन के डिस्ट्रॉयर्स की शक्तिशाली जहाज को मध्यम में ले जाने की कोशिशें असफल रहीं। उनमें उसे नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। इसका महत्व भी नहीं था, क्योंकि टो केबल्स जल्द ही टूट गईं। दोपहर तक सूची 30 डिग्री तक पहुंचने लगी और अबे ने अंत में स्वीकार किया कि सब कुछ खो गया था। 1018 घंटे पर उन्होंने कर्मियों से मरने वाले सुपर कैरियर को छोड़ने की आग्रह की, जैसा कि जापानी नौसेना में परंपरागत था। सम्राट की चित्र और इस अभी भी बहुत नई जहाज का नया ध्वज दोनों कर्मियों द्वारा बचाया गया था। चित्र को यमागिशी के पीछे बांधा गया था जब वह समुद्र में कूद गया। थोड़ी देर बाद शिनानो और अधिक सहन नहीं कर सका और 1055 घंटे पर लहरों के नीचे स्लिप होने से पहले उलट गया, जिसमें 1435 अधिकारी, नाविक और नागरिक कर्मचारी शामिल थे, जिसमें अबे भी शामिल थे। शिनानो केवल 10 दिनों के लिए जापानी नौसेना के साथ डूबने से पहले कमीशन में था। यह युद्ध काल में डूबे हुए सबसे बड़े विमानवाहक और पनडुब्बी द्वारा डुबाए गए सबसे बड़े जहाज के रूप में जाना जाता है। शिनानो ने लगभग 17 वर्षों तक सबसे बड़े कैरियर के रूप में खिताब बनाए रखा, जब तक संयुक्त राज्य नौसेना के संयुक्त राज्य अमेरिका किट्टी हॉक ने 1967 में इसे पद से हटा दिया। और वह शिनानो की कहानी है। कृपया अपने विचार नीचे टिप्पणी के रूप में दें, वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।